नमस्कार, मैं अनामिका आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करती हूँ। गुरुकुल परंपरा, आखिर हमारे समाज से यह परंपरा खत्म क्यों हो गई? इसकी क्या वजह है? इसको जानने से पहले बहुत सारे लोग कहते हैं कि गुरुकुल परंपरा बहुत पिछड़ी परंपरा थी, उसमें अधिक ज्ञान नहीं दिया जाता था। तो हम यह जानते हैं कि गुरुकुल में सिखाया क्या जाता था। आपको पहले ये बता दें कि हमारे सनातन संस्कृति परंपरा के गुरुकुल में क्या क्या पढ़ाई होती थी। आर्यावर्त के गुरुकुल के बाद ऋषिकुल में क्या पढ़ाई होती थी, यह जान लेना आवश्यक है। इस शिक्षा को लेकर अपने विचारों में परिवर्तन लाएं और प्रचलित भ्रांतियां दूर करें। गुरुकुल में पढ़ाए जाने वाले विषय थे अग्नि विद्या, वायु विद्या, जल विद्या, अंतरिक्ष विद्या, पृथ्वी विद्या, सूर्य विद्या, चंद्र व लोक विद्या, मेघ विद्या, पदार्थ विद्युत विद्या, सौर ऊर्जा विद्या, दिन रात्रि विद्या, सृष्टि विद्या, खगोल विद्या, भूगोल विद्या, काल विद्या, भूगर्भ विद्या, रत्न व धातु विद्या, आकर्षण विद्या, प्रकाश विद्या, तार विद्या, विमान विद्या, जलयान विद्या, अग्नेय अस्त्र विद्या, जीव जंतु विज्ञान विद्या, यज्ञ विद्या। ये तो बात हुई वैज्ञानिक विद्याओं की। अब बात करते हैं व्यावसायिक और तकनीकी विद्या की। वाणिज्य, कृषि, पशुपालन, पक्षी पालन, पशु प्रशिक्षण, यान यंत्रकार, रथकार, रत्नकार, सुवर्णकार, वस्त्रकार, कुंभकार, लोहार, तक्षक, रंगसाज, खटवाकार, रज्जुकर, वस्तुकार, पाक विद्या, सारथ्य, नदी प्रबंधन, सूचिकार, गौशाला प्रबंधन, उद्यानपाल, वन पालन, नापित। इस प्रकार यह सब विद्या गुरुकुल में सिखाई जाती थी। पर समय के साथ गुरुकुल लुप्त हुए तो यह विद्या भी लगभग समाप्त हो गई। आज मैकाले पद्धति से हमारे देश के युवाओं का भविष्य नष्ट हो रहा है। तब ऐसे समय में गुरुकुल के पुनः उद्धार की आवश्यकता है। भारत में गुरुकुल कैसे खत्म हो गए? कॉन्वेंट स्कूलों ने किया बर्बाद। 1858 में इंडियन एजुकेशन एक्ट बनाया गया। इसकी ड्राफ्टिंग लॉर्ड मैकाले ने की थी, लेकिन उसके पहले उसने कहा भारत के शिक्षा व्यवस्था का सर्वेक्षण कराया और उसने पहले भी कई अंग्रेजों ने भारत की शिक्षा व्यवस्था के बारे में रिपोर्ट दी। अंग्रेजों का एक अधिकारी था G.W. लूथर और दूसरा था थॉमस मॉन्ट्रो। दोनों ने अलग अलग इलाकों का अलग अलग समय पर सर्वे किया। लूथर, जिसने उत्तर भारत का सर्वे किया था, उसने लिखा कि यहाँ 97% साक्षरता है, और मोन्ट्रो, जिसने दक्षिण भारत का सर्वे किया था, उसने लिखा कि यहाँ पर 100% साक्षरता है। मैकाले का स्पष्ट कहना था कि भारत को हमेशा हमेशा के लिए अगर गुलाम बनाना है तो इसकी देसी और सांस्कृतिक शिक्षा व्यवस्था को पूरी तरह से ध्वस्त करना होगा और उसकी जगह अंग्रेजी शिक्षा व्यवस्था लानी होगी, और तभी इस देश में शरीर से हिंदुस्तानी लेकिन दिमाग से अंग्रेज पैदा होंगे, और तब इस देश की यूनिवर्सिटी से निकलेंगे तो हमारे हित में काम करेंगे। मैकाले एक मुहावरा इस्तेमाल कर रहा है कि जैसे किसी खेत में कोई फसल लगाने के पहले पूरी तरह जोत दिया जाता है, वैसे ही इसे जोतना होगा और अंग्रेजी शिक्षा व्यवस्था लानी होगी। इसलिए उसने सबसे पहले गुरुकुलों को गैर कानूनी घोषित किया। जब गुरुकुल गैर कानूनी हो गए तो उनको मिलने वाली सहायता जो समाज की तरफ से होती थी वो गैर कानूनी हो गई। फिर संस्कृत को गैर कानूनी घोषित किया और इस देश के गुरुकुलों को घूम घूम कर खत्म कर दिया। उनमें आग लगा दी। उसमें पढ़ाने वाले गुरुओं को उसने मार पीट कर जेल में डाल दिया।
1850 तक इस देश में 7,32,000 गुरुकुल हुआ करते थे और उस समय इस देश में गांव थे 7,50,000। मतलब हर गांव में औसतन एक गुरुकुल, और ये जो गुरुकुल होते थे वो सब के सब आज की भाषा में हायर लर्निंग इंस्टीट्यूट हुआ करते थे। उन सब में 18 विषय पढ़ाया जाता था और ये गुरुकुल समाज के लोग मिल के चलाते थे, न कि राजा महाराजा। गुरुकुल में शिक्षा निःशुल्क दी जाती थी। इस तरह से सारे गुरुकुलों को खत्म किया गया और फिर अंग्रेजी शिक्षा को कानूनी घोषित किया गया और कलकत्ता में पहला कॉन्वेंट स्कूल खोला गया। उस समय इसे फ्री स्कूल कहा जाता था। इसी कानून के तहत भारत में कलकत्ता यूनिवर्सिटी बनाई गई, बम्बई यूनिवर्सिटी बनाई गई और मद्रास में भी चलाया गया। विल डुरांडो अपनी किताब स्टोरी ऑफ सिविलाइजेशन के लिए जाने जाते हैं। इन्होंने 1930 में एक किताब लिखी थी, द केस फॉर इंडिया। निष्पक्ष रूप से लिखी इस किताब में उन्होंने विस्तार से बताया कि भारत ब्रिटिश शासन से पहले कैसा था, ब्रिटिशों ने कैसे भारत को लूटा और कैसे भारत की आत्मा की ही हत्या कर डाली। संस्कृत के बारे में उन्होंने ऐसा क्यों कहा होगा, ऐसा क्या पाया होगा कि उन्होंने यूरोपियन भाषाओं की जननी संस्कृत नजर आई। किताब के पहले पेज पर उन्होंने भारत के लिए निजी रूप से एक संबोधन छोड़ा है। इस अध्याय में कहना चाहता हूँ कि भारत के बारे में पुख्ता ढंग से लिखने के मामले में मैं बहुत गरीब सिद्ध हुआ हूँ। किताब लिखने से पूर्व मैंने 2 बार भारत के पूर्व और पश्चिम की यात्राएं की, उत्तर से लेकर दक्षिण में बसे शहर देखे। इसके बाद भारत के बारे में उपलब्ध जानकारी के बारे में बहुत पढ़ने के बाद मैं किताब लिखने के लिए तैयार हुआ। अध्ययन के बाद मैंने पाया कि 5000 साल पुरानी सभ्यता के सामने मेरा ज्ञान बहुत तुच्छ और टुकड़े भर का है। उस सभ्यता के सामने जिनका दर्शन, साहित्य, धर्म और कला का विश्व में कोई सानी नहीं है। इस देश की अंतहीन धनाढ्यता, इसकी ध्वस्त हो चुकी शान और स्वतंत्रता के लिए शस्त्रहीन संघर्ष से अब भी झांकती है। ये सब मैं इसलिए लिख पा रहा हूँ क्योंकि भारत को मैंने बहुत गहराई से महसूस किया है। मैंने यहाँ मेहनती और महान लोगों को अपने सामने भूख से मरते देखा। ये लोग ये जनसंख्या वृद्धि से नहीं मर रहे हैं, इनको ब्रिटिश शासन तिल तिल कर मार रहा है। ब्रिटेन ने भारत के लोगों के साथ घिनौना अपराध किया है जो इतिहास में दर्ज हो चुका है। ब्रिटिश भारत को साल दर साल मारते रहे और इसके लिए उन्होंने हिंदू शासकों का ही सहारा लिया। एक अमेरिकन होते हुए मैं ब्रिटिशों के इस अत्याचार की निंदा करता हूँ। किताब में विल ने जिक्र किया है कि भारत कोई छोटा मोटा द्वीप नहीं है, यह एक विशाल देश है जहाँ पर 3 करोड़ से अधिक लोग रहते हैं। जब ब्रिटिश भारत आए तो यह देश राजनीतिक रूप से कमजोर और आर्थिक रूप से बहुत सक्षम था। मैंने तिरुचिरापल्ली में एक गाइड से सवाल किया कि सैकड़ों साल पहले राजा इतने भव्य मंदिर कैसे बना लेते थे, धन की व्यवस्था कैसे की जाती थी। उस गाइड ने कहा, राजा आर्थिक रूप से इतने सक्षम होते थे कि जनता पर बोझ डाले बिना ये काम कर सके। राजा टैक्स लेते थे लेकिन ब्रिटिशों की तरह भारी कर नहीं लगाया जाता था। जब ब्रिटिश भारत आए तो देश में शिक्षा का एक सुगठित ढांचा हुआ करता था। बच्चे गुरुकुल में पढ़ाई करते थे। ब्रिटिशों ने इस प्राचीन शिक्षा व्यवस्था को ध्वस्त कर दिया। इसके बदले में उन्होंने व्यावसायिक स्कूलों को बढ़ावा दिया। ब्रिटिश शासन के समय भारत के 7 लाख से भी ज़्यादा गांवों में 1 लाख से कम स्कूल बचे थे। अंग्रेजों ने देश की प्राचीन शिक्षा व्यवस्था का आधा हिस्सा तो आते ही तबाह कर दिया था।
इसके बाद भारत में शिक्षा आम जन के लिए आसानी से सुलभ नहीं रही। ये किताब इंटरनेशनल एक PDF माध्यम से उपलब्ध है। इसमें विस्तार से बताया गया है कि ब्रिटिशों ने कैसे सोने की चिड़िया को लूट लिया। किताब के आंकड़े के साथ लेखक ने अपनी बात साबित की है। इस प्रकार हम देख सकते हैं कि हमारे भारत के साथ किस तरीके से अंग्रेजों ने अन्याय किया और हमारे गुरुकुल परंपरा को नष्ट किया। आज भी अगर हमारी गुरुकुल परंपरा होती तो कोई भी बच्चा अशिक्षित नहीं होता और शिक्षा दर सबसे ज़्यादा होती, लेकिन ऐसा न हो सका। इसके लिए कहीं न कहीं राजनीतिक रूप से कमज़ोर हमारी इच्छा शक्ति थी। आज भी अगर हम अपने इच्छा शक्ति को सुदृढ़ नहीं करते हैं तो कहीं न कहीं किसी न किसी गुलाम मानसिकता के शिकार होते जाएंगे और हम अपने सनातन की रक्षा नहीं कर पाएंगे। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। जय सनातन, जय भारत।